हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आदिल सर और मैं आप बिहार बोर्ड के बच्चों को साइंस एंड मैथ्स काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए आ गया हूँ, वो भी हिंदी वर्जन में। ओके, सो आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास 9th की भौतिकी यानी फिजिक्स है। तो वो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल है जिसके अंदर जो हमारी सिलेबस है यानी बीटीबीसी बुक, उस बुक के अंदर हमारे भौतिकी यानी फिजिक्स में कितनी चैप्टर्स है उसको सबसे पहले नोट करते हैं। देखो, क्लास 9th की भौतिकी के अंदर यानी फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर से पहला चैप्टर है जो हमारी बीटीबीसी किताब के अंदर यानी हमारी बिहार गवर्नमेंट जो हमें बुक देती है उस किताब के अंदर जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का वो है गति का वर्णन यानी डिस्क्राइबिंग मोशन। जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो बल तथा गति के नियम है, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जो थर्ड चैप्टर है वो गुरुत्वाकर्षण है। फिर फोर्थ है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। फिर फिफ्थ है ध्वनि। तो फिर मैंने ये चैप्टर विज्ञान तथा मापन पहले क्यों लिखा? तो मैं आपको बता देता हूं, फिजिक्स को समझने के लिए इस चैप्टर को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। बिना इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े आप फिजिक्स को पढ़ ही नहीं पाओगे। जब मैं ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहते हैं ना, बिना बेस के तुम घर बना ही नहीं सकते हो। उसी तरीके से बिना इस चैप्टर के फिजिक्स को समझना इम्पॉसिबल है। ओके, तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको ये भी बता देता हूं कि फिजिक्स जो क्लास 9th की है वो आपके आईआईटी एग्जामिनेशन और नीट एग्जामिनेशन का बेस होता है। क्लास 11th का बेस है। अगर क्लास 9th की फिजिक्स नहीं पढ़ते हो आप ढंग से, जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस तरीके से, तो फिर आगे आप समझ जाओ कि आप साइंस में फिजिक्स तो कभी अच्छा नहीं कर पाओगे। आगे के क्लासेस में 11-12 में नीट और जो आईआईटी की एग्जामिनेशन की लोग तैयारी करते हैं उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे अगर आप क्लास 9th की फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ते हो। और साथ ही साथ एक और बेनिफिट ये भी है कि फिजिक्स पढ़ने से ना आपका जो थिंकिंग स्टाइल होता है वो काफी अच्छा हो जाता है। जो आपका सोचने का तरीका है, जो नजरिया है आपका सोचने का, वो काफी अच्छा हो जाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि फिजिक्स को काफी इंटरेस्ट के साथ काफी अच्छे से जरूर समझ के पढ़िए। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? देखो, सबसे पहले मैं चैप्टर को लेक्चर वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करूंगा। हर टॉपिक को समझाने में एग्जाम्पल्स आपको दूंगा। उसके बाद जब चैप्टर्स आप अच्छे से समझ जाओगे तो उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। उस क्वेश्चन आंसर्स को आप प्रैक्टिस करोगे। फिर उसके बाद आप चाहोगे तो मैं आपको असेसमेंट भी दूंगा, वर्कशीट दूंगा, क्वेश्चंस वगैरह दूंगा जिसको आप बनाओगे। जिसके बाद आप एक चैप्टर पे काफी अच्छे से तैयार हो जाओगे, जिसके बाद आप बोर्ड में भी काफी अच्छे से तैयारी करोगे और कंपटीशन में काफी अच्छे से तैयारी कर पाओगे और दोनों जगह पे आप अच्छे रिजल्ट स्कोर कर पाओगे। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे और अच्छे से पढ़ते रहेंगे। मैं हूं आदिल सर और मैं आपका साथ देते रहूंगा। ओके, सो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विज्ञान तथा मापन। ओके, तो चलो यहां मैं लिख लेता हूं अपने चैप्टर को, विज्ञान तथा मापन। ओके, ये है हमारा साइंस एंड मेजरमेंट। साइंस एंड मेजरमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बच्चों यहां पर हम लोग को समझने की जरूरत है साइंस कि विज्ञान क्या है। ये जो विज्ञान है इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग समझे विज्ञान के बारे में तो मैं बता देता हूं कि संस्कृत भाषा में विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान होता है। विशेष ज्ञान होता है। ओके, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि विज्ञान क्या है, लेकिन फिलहाल कुछ बेसिक चीजों को समझिए कि संस्कृत भाषा में विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विशेष ज्ञान होता है। दूसरा पॉइंट, विज्ञान दैट इज साइंस लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया, इंग्लिश में साइंसिया को ऐसे लिखेंगे SCIENTIA, साइंसिया से बना है जिसका अर्थ जानना होता है। जिसका अर्थ जानना होता है। अब ध्यान दीजिए, तो मैंने यहाँ पे दो बात लिखा। सबसे पहले बात ये लिखा कि संस्कृत भाषा में विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। उसके बाद जो साइंस वर्ड है, असल में ये तो वर्ड साइंस यानी विज्ञान, तो हिंदी में साइंस जो है ये इंग्लिश वर्ड है।
और ये जो शब्द है साइंस, ये लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से बना है, और साइंसिया का जो अर्थ होता है वो होता है जानना, अर्थात साइंस का भी अर्थ होता है जानना। अब जानना दैट इज नॉलेज लेना, ज्ञान लेना, तो ओवरऑल साइंस का मतलब होता है ज्ञान लेना। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, अब मैं ओरिजिनली में आपको अच्छे से समझाता हूं कि विज्ञान है क्या। देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजों को अनुभव करते हैं, हम बहुत सारी चीजों का अनुभव करते रहते हैं। जैसे कभी कभी हम चलते हैं और किसी बहुत चिकनी सतह पर चलते हैं तो गिर जाते हैं, किसी खुरदुरी सतह पर चलते हैं तो जल्दी नहीं गिरते हैं। उसके बाद आपने अनुभव किया होगा कि जो आसमान में बारिश के बाद इंद्रधनुष निकलता है। आपने अनुभव किया होगा कि पेड़ पौधे में जा पानी देते हैं तो ग्रोथ करता है, अच्छे से पानी नहीं देते तो ग्रोथ नहीं करता है, यानी उसका वृद्धि नहीं होता है। तो ये बहुत सारी चीजों का हम अनुभव करते रहते हैं। तो हम अपने डे लाइफ में जो चीज अनुभव करते हैं, उन चीजों को अनुभव करने के बाद हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों। जैसे हम सरफेस पे चल रहे हैं, सतह पर चल रहे हैं, और किसी सतह पर चलते चलते ज्यादा चिकनी सतह था तो गिर गया, तो ये हमने अनुभव किया, और इसको अनुभव करने के बाद फिर हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों। तो जब प्रश्न आता है तो उसके बाद आप अनुभव करने के बाद आप अवलोकन करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से बार बार देखते हैं, समझते हैं। तो पहले आपने क्या किया, अनुभव, एक्सपीरियंस किया आपने। दूसरा, फिर आपने आपके दिमाग में सवाल आया कि ऐसा क्यों। तो तीसरा आपने काम क्या किया कि आपने ऑब्जर्वेशन किया, यानी अवलोकन किया। फिर जाकर आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, यानी प्रयोग। और फिर प्रयोग के बाद आपको एक ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को आप विज्ञान कहते हैं। मतलब मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा। सिंपल बात यह है कि जो भी चीज आप अनुभव करते हो, उस चीज के बारे में आप जानने की कोशिश करते हो, उस चीज को जानने के लिए आप उसको अच्छे तरीके से उसका अवलोकन करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, और फिर उस चीज का सही उत्तर लाने के लिए आप प्रयोग करते हो। अब बार बार प्रयोग करके एक ज्ञान निकालते हो और उस ज्ञान को विज्ञान कहते हो। एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए तो जैसे आपने देखा कि कुछ पौधे जो होते हैं उसका विकास अच्छे तरीके से होता है, कुछ पौधे अच्छे तरीके से विकास नहीं कर पाते, उसका वृद्धि नहीं हो पाता है। तो आपके दिमाग में सवाल आया कि ऐसा क्यों होता है। कुछ पौधे अच्छे से विकास होता है, कुछ पौधों का अच्छे से विकास नहीं होता है, तो ऐसा क्यों है। तो ये आपने अनुभव किया, तो आपके दिमाग में सवाल आया क्यों, दूसरा पॉइंट। तो आपने फिर उसका अच्छे से अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया, तीसरा पॉइंट। और अब आपको नॉलेज लेना है कि ऐसा क्यों, तो अब आप प्रयोग करोगे। कैसे प्रयोग करोगे, 3 4 5 पौधे ले आओगे। एक को आप रोज पानी दे रहे हो, खाद्य पदार्थ दे रहे हो रोज। एक को एक दिन बीज करके पानी दे रहे हो और खाद्य पदार्थ एक दिन बीज करके दे रहे हो। एक को 2 दिन बीज करके पानी दे रहे हो और खाद्य पदार्थ दे रहे हो। ऐसे करके सब पौधे पे आप क्या कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो। फिर प्रयोग करने के बाद आपके पास कुछ रिजल्ट आएगा कि जिसको आपने रोज पानी दिया, रोज खाद्य पदार्थ दिया, उसका विकास, उसका वृद्धि अच्छे प्रकार से हुआ। जिसको आपने कम पानी दिया, एक दिन बीज करके, कम खाद्य पदार्थ दिया, उसका कम वृद्धि हुआ। तो ये आपने बार बार प्रयोग किया और आपको ये समझ में आया कि पेड़ पौधों के विकास का जो संबंध है उसको पानी से है और खाद्य पदार्थ से है। तो पौधे का विकास कैसे होता है, किस चीज की मदद से होता है, इसका उत्तर आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। तो ये जो नॉलेज मिला, इस नॉलेज को कहते हैं विज्ञान। तो आपसे पूछा जाए विज्ञान क्या है, तो आप ऐसे बता सकते हैं, आप ऐसे बता सकते हैं कि मनुष्यों के अनुभवों, अवलोकनों एवं प्रयोगों द्वारा प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, को ही विज्ञान कहते हैं। ओके, देखिए, मनुष्यों के अनुभवों, अवलोकनों एवं प्रयोगों द्वारा प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। मतलब मनुष्य सबसे पहले क्या करते हैं, अनुभव, कोई भी चीज, जैसे कि आप चल रहे हैं, गिर गए, सूर्य उग रहा है, डूब रहा है, ये भी तो एक अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग। इंद्रधनुष बन रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं। अब गाड़ी जब चलना शुरू होता है तो वैसे ही जैसे शुरू होता है, आप पीछे लगता कोई खींचा, जैसे गाड़ी रुकता है आप आगे गिर जाते हो। ये सब क्या है, आप अनुभव कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब इसके बाद तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों,
तो क्यों आया, सवाल आया, तो फिर आप उसका अवलोकन किए, ऑब्जर्वेशन किए, और फिर अवलोकन के बाद आप बार बार उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल देकर समझाया, और फिर एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग कर रहे हैं, और उसके बाद जो आपको लगातार सजे हुए मात्रा में, सजे हुए तरीके से जो क्रमबद्ध ज्ञान मिला, सिस्टमैटिक नॉलेज मिला, उसको ही आप कहते हो विज्ञान। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आया होगा, और अच्छे तरीके से इसको मतलब दिमाग में समझो, खुद से भी एग्जाम्पल क्रिएट करो। देखो एक एग्जाम्पल जब मैंने दे दिया आपको समझ में आ जाएगा, इसके बाद आपको सोचना है कि यही चीज मैं अपने अंदाज में अपने एग्जाम्पल से समझू, तो आप ज्यादा अच्छा पढ़ पाओगे। तो चलो आप बात करते हैं ब्रांच ऑफ साइंस की, उससे पहले कि आप इसे नोट कर लें। ओके, ओके बच्चों, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, विज्ञान की ब्रांचेस कितनी हैं। तो सबसे पहले विज्ञान को दो ब्रांच में बांटा गया है, दो शाखाओं में बांटा गया है। ओके, पहले इस चीज को समझो, विज्ञान की दो शाखाएं, पहला हमारा जो है वो है भौतिक विज्ञान, पहला हमारा जो है वो है भौतिक विज्ञान। ओके, इसको इंग्लिश में बोल देंगे फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। और दूसरा जो है वो मेरा है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं बायोलॉजी, या इसी को हम लोग कह सकते हैं लाइफ साइंस, या इसी को हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। ओके, तो विज्ञान की पहले दो शाखाएं, एक है आपको भौतिक विज्ञान और एक है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान अगर मैं कहूं तो यह वह विज्ञान है जिसमें निर्जीव का अध्ययन करते हैं। निर्जीव मतलब ऐसी चीजें जिसमें जान है, जो मृत है। तो जिस विज्ञान में हम निर्जीवों का अध्ययन करें, मृत का अध्ययन करें, उसे हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान। यहां मैं लिख देता हूं, विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें निर्जीवों का, यानी जिसमें जानना हो, निर्जीवों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ओके, भौतिक विज्ञान कहलाता है। उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ गई। जिस विज्ञान में हम निर्जीव का अध्ययन करते हैं, बेजान चीजों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान। अब जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग जिस विज्ञान में या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, विज्ञान, जिस विज्ञान में सजीवों का, यानी जानदारों का, जिसमें जान होते हैं, सजीवों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। ओके, अच्छे से समझते रहें, उसे हम लोग जीव विज्ञान कहेंगे। अब यहां पर अगर तुम लोग बायोलॉजी का मतलब समझो ना, तो बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक बायोस और एक लोगोस। अब बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का अध्ययन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का अध्ययन। इसका मतलब हो गया जीवन का अध्ययन। ओके, नाउ तो इस विज्ञान में हम लोग निर्जीव का अध्ययन करते हैं और इस विज्ञान में हम लोग सजीव का अध्ययन करते हैं। नाउ अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो भौतिक विज्ञान है, इस भौतिक विज्ञान के भी दो ब्रांच है, इस भौतिक विज्ञान के भी दो ब्रांच है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इस भौतिक विज्ञान के ब्रांच, ठीक है। तो चलो मैं इसको इरेज करता हूं। ओके, चलिए अब हम यहां पर देखते हैं भौतिक विज्ञान के कितने ब्रांचेस हैं। तो हमारा जो भौतिक विज्ञान है, इस भौतिक विज्ञान का दो ब्रांच है, एक हमारा है भौतिकी, एक हमारा है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, भौतिकी दैट इज फिजिक्स, रसायन शास्त्र दैट इज केमिस्ट्री। ओके, तो आप समझने की कोशिश करते हैं ना कि भाई फिजिक्स क्या होता है। तो सबसे पहला बात, ये जो फिजिक्स है ये तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ये ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना है। ये जो हमारा फिजिक्स है
ये किससे बना है? ग्रीक शब्द फ्यूसिस से। मैं यहाँ लिख देता हूँ फिजिक्स, पहले हिंदी लिखता हूँ भौतिकी, यानी कि फिजिक्स, ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना है। फ्यूसिस के इंग्लिश में हम लिखेंगे FUSIS, फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ प्रकृति तथा प्राकृतिक घटना होता है, तथा प्राकृतिक घटना होता है। सुनो बच्चों, फिजिक्स के बारे में समझते हैं। असल में फिजिक्स जो है ग्रीक शब्द से बना, जिस ग्रीक शब्द से बना उसका नाम क्या है? फ्यूसिस। और फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति तथा प्राकृतिक घटना। नाउ अब मतलब समझते हैं कि फिजिक्स कहते हैं किसको। असल में देखिए, फिजिक्स क्या है? एक ऐसा ब्रांच है विज्ञान का, खासकर उसमें भी कह सकते हैं भौतिक विज्ञान का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग प्रकृति को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कि प्रकृति है क्या, प्रकृति को समझते हैं, प्रकृति का डीप स्टडी करते हैं। अब आप बोले सर प्रकृति क्या है? असल में मैं आपको अगर बताऊं कि प्रकृति क्या है, तो आप अपने आसपास जो भी चीज देख रहे हो, ये सभी को एक शब्द में प्रकृति कहते हैं। या फिर यूं कह लो कि ऊपर वाले ने जो बनाया हुआ है, जैसे ये अर्थ, जैसे ये मून्स, जैसे ये प्लैनेट्स, स्टार्स, ये गैलेक्सीज, ये जितनी भी चीजें ऊपर वाले ने बना दी ना, सबको एक साथ हम लोग कहते हैं प्रकृति, नेचर। तो फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? प्रकृति को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, प्रकृति को समझते हैं। फिर प्रकृति को यह भी समझते हैं कि प्रकृति में ऊपर वाले ने कौन कौन से प्राकृतिक नियम लगाए हुए हैं। यानी हमारे प्रकृति में ऊपर वाले ने प्रकृति को सही तरीके से चलाने के लिए इस प्रकृति के अंदर नियम लगा दिए हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं प्राकृतिक नियम का क्या मतलब होता है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये एक रास्ता है, ठीक है, और ये रास्ता यहाँ पे मुड़ा हुआ है इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है कि बोर्ड पर लिखा हुआ है कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, और यहाँ पर है एक बंदा जिसका नाम है रॉक राइडर, ठीक है। ये रॉक राइडर बाइक चला रहा है, अभी चला रहा था ये 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, बहुत हाई स्पीड है, और इसने पढ़ भी लिया, यहाँ लिखा हुआ कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। ये बेचारा बोला मैं तो रॉक राइडर हूँ, पगला राइडर हूँ, हम रुकने वाले, हम नहीं रुकेंगे। और ये हाई स्पीड में यहाँ से क्रॉस मारा, जैसे ही इधर क्रॉस मारा ना, ये इधर फेंकाया एक्सीडेंट होकर। सोचो, इधर फेंकाया एक्सीडेंट होकर, और ये अल्लाह के प्यारे हो गए। तो भाई ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जब कॉर्नर पे मुड़ रहा था ना विद हाई स्पीड, बहुत ऊंची चाल से, तो यहां पर बाहर की तरफ उस पर एक फोर्स लगा, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। तो प्रकृति ने यहां पर एक नियम लगा हुआ है, बस समझ रहे हो? वो नियम क्या है कि अगर आप कम स्पीड से, कम चाल से जाओगे तो भैया यहां पर जो बाहर फेंकने वाला बल है वो कम लगेगा, और जितना ज्यादा स्पीड से जाओगे बाहर फेंकने वाला बल है उतना ज्यादा लगेगा। तो प्रकृति ने ये नियम लगाया, ये हम और आप लगाए हुए हैं नहीं ना, ये प्रकृति ने नियम लगाया, तो इसी को बोलते हैं प्राकृतिक नियम। तो हमारे प्रकृति में जो ऊपर वाला है, पूरे प्रकृति को अस्थायी रखने के लिए, सही प्रकार से चलते रहने के लिए इसके अंदर बहुत सारे प्राकृतिक नियम लगाए हुए हैं, और इन्हीं प्राकृतिक नियमों को अच्छे प्रकार से समझना, उसका पालन करना भी फिजिक्स के अंदर हम अध्ययन करते हैं इसका। तो दूसरा चीज हो गया, पहला फिजिक्स के अंदर अध्ययन करते हैं कि नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति को समझते हैं, प्राकृतिक नियमों को समझते हैं, और हमारे प्रकृति के अंदर बहुत सारी घटनाएं होती रहती है जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक घटना। जैसे कि गाड़ी चल रहा है, जैसे चलना शुरू किया, पीछे थोड़ा लगा, कोई धक्का दिया, गाड़ी ब्रेक में ब्रेक लगा, आप आगे गिर जाते हैं। ये क्या है? प्रकृति के अंदर होने वाली घटना है, इसको बोलेंगे प्राकृतिक घटना। इंद्रधनुष बन रहा है, अर्थ यानी पृथ्वी अपने ध्रुव पर नाच रही है, सूरज के चारों तरफ भी चक्कर काट रही है, ये क्या है? प्राकृतिक घटना। तारे टिमटिमा रही, सब क्या है? प्राकृतिक घटना। तो फिजिक्स में हम प्राकृतिक घटना के बारे में भी पढ़ते हैं कि ये आखिर है क्या, हो कैसे रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं फिजिक्स के अंदर पहले हम समझते हैं नेचर को, प्रकृति को, कि हमारा नेचर है क्या, कितना खूबसूरत है, कितना बेहतरीन है हमारा प्रकृति। फिर प्रकृति के अंदर जो नियम लग रहे हैं, प्राकृतिक नियम, ताकि प्रकृति अच्छे प्रकार से चलता रहे, उन प्राकृतिक नियमों को समझते हैं और उसका पालन भी करते हैं। और प्रकृति के अंदर जो घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं को समझते हैं और उनके पीछे के कारणों को जानते हैं। ये सारी चीज का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? भौतिकी यानी फिजिक्स के अंदर करते हैं। नाउ अब इसमें एक और पॉइंट मैं लिख देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आया होगा कि फिजिक्स कहते किसको है। नाउ मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ,
भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटना का अध्ययन किया जाता है, तथा प्राकृतिक घटना का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। ओके, ये फिजिक्स का डिफाइन। नाउ अब बात करते हैं रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। असल में ये जो रसायन शास्त्र यानी शब्द जो केमिस्ट्री है, शब्द रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री अरबी शब्द से बना है। अरबी शब्द अल्कीमिया, अल्कीमिया से बना है। ओके, तो केमिस्ट्री शब्द का जो निर्माण हुआ अरबी शब्द अल्कीमिया से हुआ है। ना आप केमिस्ट्री में पढ़ते क्या हो? सीधी बात अगर मैं लिखूं, पहले लिख देता हूं, रसायन शास्त्र में पदार्थों के निर्माण, गुण एवं गुण संरचना एवं संगठन का अध्ययन किया जाता है, एवं संगठन का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो ओवरऑल मैंने यहां पर बताया कि केमिस्ट्री क्या है, रसायन शास्त्र क्या है। रसायन शास्त्र में हम क्या करते हैं? पदार्थों के निर्माण, गुण, संरचना एवं संगठन का अध्ययन करते हैं। यानी रसायन शास्त्र भौतिक ही विज्ञान का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं कि पदार्थ कैसे बनता है, उसका भौतिक गुण क्या है, उसका रासायनिक गुण क्या है, उसका संरचना क्या है, संगठन क्या है। ये सब जो हम पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा केमिस्ट्री क्या है, सॉरी पदार्थ क्या है? तो पदार्थ मैं बता देता हूँ, वो सब चीज को हम कहते हैं ना पदार्थ, जिसमें केवल 3 चीज कम से कम दिख रही हो आपको। एक वजन यानी द्रव्यमान हो उसमें, दूसरा वो जगह घेरती हो, तीसरा वो रुकावट उत्पन्न करती हो। तो वो सभी चीजें जिसमें द्रव्यमान यानी वजन हो, जो जगह घेरती हो, जो रुकावट उत्पन्न करती हो, उन चीजों को हम लोग कहते हैं पदार्थ। और उन्हीं पदार्थों का अध्ययन करते हैं हम लोग रसायन शास्त्र के अंदर कि पदार्थ बना किस चीज का है, पदार्थ बनता कैसे है, पदार्थ का संरचना क्या है, पदार्थ का भौतिक गुण क्या है, पदार्थ का रासायनिक गुण क्या है। ये ओवरऑल जो पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। ओके, और नाउ पदार्थ क्या है समझ में आ गया? जिस चीज में वजन हो यानी द्रव्यमान हो, जो जगह घेरती है, जो अवरोध उत्पन्न करती हो, उसको हम पदार्थ कहते हैं। जैसे हम इंसान पदार्थ है, ये बोर्ड पदार्थ है, ये मार्कर पदार्थ है, ये हवा पदार्थ है, ये पानी पदार्थ है। ओके, तो ये सब चीज का हम लोग अध्ययन करते हैं। ऐसे आप आसपास देखो, जितनी भी चीज इसमें वजन वाली चीज है, जगह घेरने वाली चीज है, रुकावट उत्पन्न करने वाली चीज है, वो सब पदार्थ है। आप नोट कर लेना कौन कौन पदार्थ है, ऐसे आप नोट करते करते थक जाओगे। खैर, तो आई होप कि ये साइंस का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। नाउ मैं आपको एक सिंपल सा खाका बनाकर दे देता हूं, ठीक है, ब्रांच का। ओके, और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि फिजिक्स का और भी ज्यादा ब्रांच है। अभी तो हमने, देखो मैं आपको बताता हूं मैंने क्या, अब इसको आप सब कुछ नोट करते चलना पढ़ने के साथ साथ, और आप अपना नोट्स खुद से बना लेना। ओके, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक भी इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं होगा जो मैं छोड़ दूंगा। ओके, मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि जितनी भी किताबें 9th में फिजिक्स के लिए आती होगी, सारा किताब से मैं आपको पढ़ा दूंगा। ओके, आप अच्छे से नोट्स बना लेना। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये मुझे जरूर लगता है कि आपको प्रैक्टिस खूब करना पड़ेगा। ओके, सो मैं आपको एक खाका दे देता हूं, एक ड्रॉ डायग्राम दे देता हूं। ओके, सो विज्ञान हम लोग समझ चुके हैं। विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान इंग्लिश में मैं लिख चुका हूं पहले, फिजिकल साइंस, फिर उसके बाद जीव विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजी। फिर भौतिक विज्ञान के 2 ब्रांच है, एक है भौतिकी यानी फिजिक्स, और एक है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। ओके, तो ओवरऑल लोग कहते हैं ना कि साइंस के 3 ब्रांच है। लोग साइंस में एक ब्रांच इसको कहते हैं, एक ब्रांच इसको कहते हैं, एक ब्रांच ऐसे। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल 3 ब्रांच, मेन ब्रांच 3 ही निकल कर आया। ऐसे इस बेसिस पर कहोगे तो 2 ब्रांच, लेकिन इस बेसिस पर देखोगे तो 3 ब्रांच। तो ओवरऑल 3 ब्रांच याद रखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो।
फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सो अब चलते हैं हम लोग आगे टॉपिक को पढ़ने इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर टॉपिक अगला जो है हमारे पास वो है भौतिक विज्ञान, सो इस चैप्टर के अंदर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि भौतिक राशि क्या है, फिर भौतिक राशि के कितने प्रकार हैं, यानी कि दो प्रकार है, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, हम इन चीजों को आप समझने चल रहे हैं। ओके, ओके बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं अपना अगला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर में। अगला टॉपिक है भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। देखो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं, ऐसी राशि जिसकी मापन की जा सकती है, ठीक है, उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। वैसी राशि जिसको मापा जा सकता है उसको भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझो तो समय एक भौतिक राशि है। क्यों? क्योंकि समय को माप सकते हैं, माप कर ही ना हम बताते हैं कि 12 बज रहा है या 1 बज रहा है या 2 बज रहा है, तो कितना बज रहा हमने बता दिया, मतलब समय का मापन कर रहे हैं, तो समय एक भौतिक राशि हुआ। वजन, द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, वो भी एक भौतिक राशि है। क्यों? क्योंकि हम वजन को तौल लेते हैं, बता देते हैं कि वजन कितना है, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, तो ये भी एक भौतिक राशि है। दूरी भी हम तय करते हैं तो बता देते हैं कितना मीटर या किलोमीटर या डेसीमीटर या सेंटीमीटर हुआ, ये भी एक भौतिक राशि है। तापमान भौतिक राशि है। इसी तरीके से देखा जाए तो विद्युत धारा भौतिक राशि है। चाल, वेग, त्वरण, बल, वेग, संवेग, ये सब क्या भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि उस राशि को कहते हैं जिसको मापा एवं तौला जा सकता है। जिसको मापा जा सकता है ये भी कह सकते हैं। वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाता है। कहलाता है। अब भौतिक राशि में एग्जाम्पल अगर हम दें तो यहां पर दे सकते हैं दूरी, समय, चाल, बल, द्रव्यमान एंड ईटीसी वगैरह। अब भौतिक राशि के दो प्रकार हैं, एक आता है आपको आधारी राशि, एक आता हमारा आधारी राशि और एक आता हमारा व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, ठीक है। आधारी राशि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी, ओके। और व्युत्पन्न राशि को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, ओके। सो बच्चों अब समझते हैं कि आधारी राशि क्या होता है, ओके। देखिए आधारी राशि कहते हैं वैसी राशि जो किसी राशि पर निर्भर नहीं करती है, यानी वैसी राशि जो स्वतंत्र है, मतलब जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना करे, मतलब जो किसी अन्य राशि से ना बना हो, जो खुद में हो, जो किसी राशि से नहीं बना है, उसे हम लोग कहते हैं आधारी राशि। यानी आधारी राशि वे राशि है जो स्वतंत्र है, मतलब किसी अन्य राशि से नहीं बना, किसी और राशि पर निर्भर नहीं करता है, उसको हम लोग कहते हैं आधारी राशि। और इसकी संख्या होती है 7। आधारी राशि फिक्स है कि आधारी राशि 7 ही होते हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और ये इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल की जो एग्जामिनेशन होगी, चाहे आपकी फाइनल एग्जामिनेशन हो चाहे आपका मंथली एग्जामिनेशन हो, उसके अंदर आधारी राशि से सवाल रहेगा तो रहेगा, ठान कर रख लो, ओके। सो आधारी राशि क्या है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वैसी राशि, वैसी भौतिक राशि, चूंकि एक तरह का भौतिक राशि है, वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र होती है, जो स्वतंत्र होती है, आधारी राशि कहलाता है। आप बोलोगे सर स्वतंत्र होती है मतलब? स्वतंत्र मतलब आजाद। अब आजाद लोग किसी और चीज पे निर्भर करता है, किसी और लोग पे निर्भर करता है नहीं ना। तो हमने बोला आधारी राशि स्वतंत्र राशि है, मतलब वो राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, जो किसी अन्य राशि से नहीं बना है, वो है आधारी राशि।
और इसकी तादाद जो है 7 होती है, इसकी संख्या 7 होती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आधारी राशि 7 होते हैं, आधारी राशि 7 होते हैं। ओके बच्चा लोग, समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। ओके 7 होते हैं। पहला है अपना लंबाई, दूसरा है अपना, लंबाई को मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, लेंथ थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा भैया। दूसरा है अपने पास द्रव्यमान, मास इंग्लिश में कहते हैं इसको, MASS। तीसरा अपने पास समय, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन टाइम। चौथा है भैया अपने पास तापमान, लिख लेते हैं तापमान, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर को शॉर्ट में TMP डॉट दे दिया। पांचवा अपने पास आ गया विद्युत धारा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। ओके, छठा है अपने पास ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। छठा हो गया अपने पास, सातवां है पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस। तो बच्चा लोग अपने पास आधारी राशि जो है वो 7 होते हैं, ये याद कर लेना। एग्जाम में पूछता कौन आधारी राशि है, इस 7 में से कोई एक वहां पे ऑप्शन में हो सकता है। ओके, तो चलो देखते हैं अब अपन व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिखता हूँ वैसी राशि जो आधारी राशि से बनी होती है। वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जो आधारी राशि से बनी होती है, आधारी राशि से बनी होती है, यह कहलाता है आपका व्युत्पन्न राशि कहलाता है, व्युत्पन्न राशि कहलाता है। तो वैसी राशि जो आधारी से बना हो, यानी ये वो राशि जो किसी अन्य राशि से नहीं बना है, ये सब आजाद है, किसी और राशि पर तो निर्भर करता है, तो किसी से बना है, इसकी संख्या 7 है, याद कर लीजिएगा। अब व्युत्पन्न राशि जो है यह आधारी राशि से बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं भैया। एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे तो क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल जो हमारा व्युत्पन्न राशि है। बोलोगे सर क्यों, मैं बताता हूं। क्योंकि क्षेत्रफल जो निकलता है वो लंबाई गुने चौड़ाई से निकलता है, लंबाई गुने चौड़ाई से। अब बताओ जब हम क्षेत्रफल निकालते तो किससे निकालते, लंबाई गुने चौड़ाई से। अब देखो लंबाई हमारा क्या है, आधारी राशि, चौड़ाई ये भी आधारी राशि, क्योंकि ऐसे रखा तो लंबाई और ऐसे कर दिया तो चौड़ाई, एक सेंस में ये भी तो लंबाई ही है। तो एक तरह से ये दोनों लंबाई है, लेकिन नाम अलग दे रहे चूंकि लिखने रहने का तरीका के हिसाब से। तो मतलब ये दोनों आधारी राशि है, एक ही आधारी राशि लंबाई है। अगर ये आधारी राशि ना हो तो क्षेत्रफल निकलेगा नहीं, और क्षेत्रफल एक नई राशि है जिसको हम लोग कहेंगे व्युत्पन्न राशि। तो ये व्युत्पन्न राशि जो आधारी राशि से बना। उसी तरीके से आयतन, आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, समझ रहे हो। तो ये भी हमारा क्या है, आधारी राशि से बना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो ये व्युत्पन्न राशि हुआ क्योंकि ये आधारी से बना। अगर हम देखें चाल, चाल दूरी बट्टे समय। अब बताओ तुमको चाल निकालना है तो दूरी और समय चाहिए। अब दूरी क्या है, एक तरह की लंबाई है, दैट इज कि आपको क्या हुआ, आधारी राशि। समय क्या है, आधारी राशि। और ये दो आधारी राशि से हमारा ये बना चाल, दैट इज चाल हो गया व्युत्पन्न राशि। ऐसे बहुत सारी आधार व्युत्पन्न राशि है, जैसे कि आपको चाल, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग से बहुत सारी व्युत्पन्न राशि है। और ये 7 राशि जो है आधारी, इसको छोड़कर बाकी सब व्युत्पन्न राशि है। 9 बच्चों, तो ये हुआ आपका आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि और भौतिक राशि। क्लियर, भौतिक राशि जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है, वो सब भौतिक राशि। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल, आधारी राशि वैसी राशि जो स्वतंत्र है, जो किसी से न बना हो, जो खुद से बना है और किसी और पे डिपेंड भी नहीं करता है, वो आधारी राशि। इसकी संख्या फिक्स है, 7 होता है, याद कर लीजिएगा। और व्युत्पन्न राशि वो राशि है जो आधारी राशि से बना हुआ है। और ठीक कुछ एग्जाम्पल देकर समझाया क्यों आधारी राशि से बना हुआ है, और बहुत सारे आधार ये व्युत्पन्न राशि है। तो चलो अब इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है मापन। भैया ये मापन यानी मात्रक जो है
बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर को पढ़ाने का मेन मकसद है कि आपको मात्रक समझ में आ जाए। मात्रक ही इस चैप्टर की जान है, उसी का हमको पूरे फिजिक्स में कमाल है, तो एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। फिलहाल इसको आप नोट कर लें।